सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सेल्स, यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं, मतलब यूनिट मतलब छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक पूरा का पूरा किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। जैसे कि अगर हम एक घर को देखें तो उसमें जो ब्रिक्स होती है यानी कि ईंट होती है, वो किस तरह से बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी जो है वो अनकाउंटेबल बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक पूरा जो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर वेरियस काइंड ऑफ सेल्स मौजूद हैं और उनका सबका किसी का वर्क अलग है, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है और किस तरह से वो सेल्स मिलाकर आपका जो बनाते हैं। नेक्स्ट सिस्टम रहता है आपका टिश्यू। टिश्यू टिश्यू मतलब होता है उत्तक और सेल्स मतलब होता है कोशिका। हम सभी को पता है कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब इन कोशिकाओं में, बहुत सारी कोशिकाओं में कुछ कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनकी ओरिजिन सेम होती है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति सेम होती है और साथ के साथ क्या, उनका वर्किंग फंक्शन जो होता है यानी कि उनका फंक्शन या काम जो बोलते हैं, वो कार्य जो होता है वो सेम होता है। तो ऐसे जो सिलेक्टिव ग्रुप होते हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू। मतलब हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, जिनका ओरिजिन सेम हो, ऐसी समान कोशिकाएं या ऐसे सेम टाइप की जो सेल्स होती है जिनका वर्किंग फंक्शन सेम होता है या जिनकी ओरिजिन सेम होती है, वो बनाती है टिश्यूज। तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। अब टिश्यू हमारी बॉडी में कितने तरह की होती है, हमारे टिश्यू, हमारे शरीर के अंदर टिश्यू भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें मेन जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मस्क्यूलर नहीं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक। नाम से ही पता चल रहा है, उपकला उत्तक। उपकला, उप मतलब क्या होता है, किसी भी स्किन की लेयर हो, चाहे हमारे अंदर जो सरफेस होता है उस सरफेस को कवर करने के लिए यानी कि किसी भी कवर लेयर, इस टाइप की जो सेल्स होती है वो मोस्टली जो होती है वो उपकला उत्तक की होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हम देखा जाए हमारा पूरा आहार नाल एलिमेंट्री केनाल है, एलिमेंट्री केनाल की जितनी भी दीवारें होगी उन सबकी जो एक सतह होगी, ऊपरी सतह खासकर, वो बनी हुई होती है उपकला उत्तक की। इवन हम लोग अगर किडनी की भी बात करें, हम अगर लीवर की भी बात करें, तो सब में मोस्टली एक ऊपर की लेयर तो होती है। वो ऊपर की लेयर जो होती है वो होती है एपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, दूसरी चीज किसकी बात करेंगे हम लोग, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू मतलब पेशी उत्तक। इसके भी नाम में ही इसका वर्क छिपा है, मस्क्यूलर टिश्यू। हमारे शरीर में जितने भी मसल्स होते हैं, और मसल्स का काम क्या है, या तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। मतलब हमारे मसल्स जो होते हैं, शरीर के अंदर जितनी भी पेशियां हैं, सबका मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन करना और उसको रिलैक्स कर देना। तो ये जो सारा काम होता है, इनमें भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह काम करता है। कोशिकाओं यानी कि सेल्स का ग्रुप काम करता है और वो सेल्स का ग्रुप जो कहलाता है वो कहलाता है मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि योजी उत्तक। अगर हम इसके नाम में देखेंगे, कनेक्टिव मतलब आपकी बॉडी में कनेक्शन। अब आपकी बॉडी में कनेक्शन के रूप में क्या है, मेनली आपका जो फ्लूइड है। अब फ्लूइड में आप क्या देखते हो, ब्लड। तो आपके शरीर में अगर देखा जाए तो जो भी पूरा ब्लड है वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं जोड़े हुए हैं और पूरे शरीर में घूम रहा है वो। दूसरी चीज क्या है, हमारे शरीर में जो पूरा एक स्केलेटन हमारा जो बना हुआ है, हमारा जो कंकाल एक है, ढांचा जो है, उस स्ट्रक्चर को किसने मेंटेन किया हुआ है, हड्डियों ने, बोन्स ने। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो पेशियां होती है, यानी कि इस टाइप की पेशियां तो क्या, बोन्स वगैरह, ब्लड वगैरह, ये भी क्या है, एक तरह की कनेक्टिव उत्तक है। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके हम बात करेंगे कि सुनने में लगता है जैसे कि जो ब्लड है वो ब्लड कैसे आपका एक टिश्यू हो सकता है। तो ब्लड भी एक टिश्यू ही है। क्यों, क्योंकि ब्लड भी कोशिकाएं ही हैं। जैसे हम अगर ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड किससे मिलकर बना है, या तो प्लाज्मा और एक सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि प्लाज्मा और कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिका भी 3 तरह की है इसके अंदर, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स है, आरबीसी इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। सेल्स मतलब कोशिकाएं, मतलब आपकी ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही है, ब्लड बना रही है। तो ब्लड अपने आप में एक तरह से टिश्यू हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखेंगे टिश्यू के बाद में, इस तरह के टिश्यू जो है आपके मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं।
अब हम ऑर्गन की अगर बात करें, एक फाइनल बच गया अपना एक फोर्थ वाला जो टिश्यू है अपना एपिथेलियन टिश्यू है, मस्कुलर है, देन कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और एक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक। हम लोगों ने सभी ने न्यूरॉन्स के बारे में तो सुना ही है, न्यूरॉन्स के बारे में हम जानते ही हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका, ऐसी बहुत सारी तंत्रिका कोशिका मौजूद है, पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है। उनका मेन काम है किसी भी मैसेज को गेन करना और उस मैसेज को किसी ब्रेन तक पहुंचाना, एंड ब्रेन से जो रेस्पॉन्स मिलता है उसे फिर से उस अंग तक पहुंचाना। यही काम होता है तंत्रिका कोशिका का। जहां भी जिसको मैसेज देना होता है उसके लिए मेन जो आपके शरीर में एक कनेक्शन काम करता है, पूरा एक कनेक्शन बना हुआ है, वो है तंत्रिका कोशिका का। तो ऑल ओवर अगर हम देखा जाए, जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज़ के बारे में देखें कि हमें किसी गर्म चीज़ को छूने पर हमें इमीडिएटली सेंस हो जाता है कि हमने इस गर्म चीज़ को छुआ है और हमने अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज कौन पहुंचाता है? ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी ऐसे न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिका मौजूद हैं, न्यूरॉन्स एक तंत्रिका कोशिका है, और ये सारी कोशिका मिलकर एक आपके शरीर में पूरा जाल बना रही है, यानी कि सिस्टम बना रही है। सिस्टम तो क्या कह सकते हैं, टिश्यू बना रही है, और ये सारी कोशिका मिलकर एक नर्वस टिश्यू बनाती है। और ये नर्वस टिश्यू का क्या काम है? आपके शरीर में जहाँ भी आपने सेंस फील किया, चाहे वो देखने का हो, चाहे आपके बोलने का हो, चाहे आपके सूंघने का हो, सुनने का हो, या किसी भी तरह का टच हो, और इवन आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल फंक्शंस चल रहे होते हैं उनके बारे में भी बहुत बार मैसेज जो होता है, हार्मोन्स वगैरह के मैसेज होते हैं, वो उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। और न्यूरॉन्स क्या है? तंत्रिका कोशिका, यानी कि एक तरह के सेल्स हैं, और ये बहुत सारे सेल्स मिलकर आपका बनाते हैं नर्वस टिश्यू। तो ये चारों अगर टिश्यू क्लियर हो गए हैं तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपके टिश्यूज क्या हैं? ऐसे टिश्यूज का एक ग्रुप मिल जाएगा तो हमारा एक क्या बनेगा? ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब होता है अंग। अंग क्या है? सबसे पहली बात तो हमने देखा बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। और ऑर्गन में क्या आता है हमारे शरीर में, यानी कि अंग। अंग में क्या है? किडनी है, लिवर है, हार्ट है। ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स क्या हैं? कहीं ना कहीं किडनी के अंदर हम देखा जाए तो इनमें से कुछ टिश्यूज़ का इस्तेमाल होकर आपकी किडनी बना रही है, इनमें से कुछ टिश्यू का इस्तेमाल होकर लिवर बना रहा है, कुछ टिश्यू का इस्तेमाल करके हार्ट बना रहा है। तो मतलब टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि आपके ऐसे ऑर्गन मिलकर क्या बना सकते हैं? तो ऐसा ऑर्गन मिलकर दो से ज़्यादा या आपके एक से अधिक बोल सकते हैं, ऐसे ऑर्गन्स मिलकर आपके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र। अंग तंत्र, तंत्र सिस्टम। जब कोई वर्ड सिस्टम आ जाता है तो सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब आपके बहुत सारे ऐसी मशीनरीज होगी, छोटे छोटे मशीनरीज होगी, या छोटे छोटे ऐसी ऑर्गन्स होंगे जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके एक पूरा सिस्टम को रन कर रहे होंगे, पूरे सिस्टम को चला रहे होंगे, तंत्र को चला रहे होंगे। सेम ही ह्यूमन बॉडी में वैसा ही होता है। जैसे कि आप फैक्ट्रीज वगैरह में देखते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मशीन्स मिलकर एक पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जैसे किडनी हुआ, लिवर हुआ, जैसे हार्ट हुआ, ये सब बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम कैसे? जैसे हम सिस्टम के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। हमने 4 सिस्टम के बारे में हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके बारे में लिख ही लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आपका है एक्सक्रीटरी, फिर आपका है रेस्पिरेटरी, फिर है सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं कि किसी के लिए एक ऑर्गन को मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, नहीं। आपके मुंह से ये स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे माउथ से ये स्टार्ट होता है और एनस तक जाकर खत्म होता है, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आप मुंह खोलते हो तो मुंह है, माउथ है, देन बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब फेरिंग्स जिसका हिस्सा है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद क्या है आपका
स्टोमिक आ जाता है। स्टोमिक मतलब क्या होता है? आमाशय। आमाशय के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, देन लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, और फिर उसके बाद आता है आपका एनस। तो मतलब आपने देखा कि पूरे के पूरे एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने सारे ऑर्गन आ गए और इन सारे ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बना दिया। उसी तरह से हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी के बारे में। तो एक्सक्रीटरी में क्या होता है? हमारा जितना भी ब्लड होता है ना, वो एक बार किडनी के पास जाता है, और किडनी के पास जाने का रीज़न क्या है? हमारे ब्लड में कुछ अनवांटेड ऐसे वेस्टेड मटेरियल आ चुके होंगे, उनको अगर अपने को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? किडनी के पास जाएंगे, और किडनी में क्या होगा? वो ब्लड से जितना भी अननेसेसरी, अनवांटेड या टॉक्सिक मटेरियल है वो उसमें से उसको छान लेगा और फिर से हमारे ब्लड को बॉडी में फ्लो कर देगा, और वो जो एक्सक्रीटरी या जो भी जिस तरह का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा। तो हम क्या देखते हैं? एक्सक्रीटरी में किडनी ने काम किया, बहुत सारे कैपिलरीज, वेजल्स वगैरह काम कर रहे हैं, यूरिथ्रा काम कर रहा है, यूरिथ्रा मतलब मूत्राशय वगैरह। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? आपके नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो रहा है, नाक से ये स्टार्ट होते हुए ये आपके कहाँ तक जाएगा? नेजोफेरिंग्स है, और उसके बाद आपका उसके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे एल्वियोलीज होगी। तो वो पूरी तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 ऑर्गन मिलकर आपका क्या बना रहे हैं? रेस्पिरेटरी बना रहे हैं। और सर्कुलेटरी में जो है आपके बॉडी में जो पूरा ब्लड है इसका जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और इन्हें कौन कर रहा है? तो इसके लिए क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जब किसी भी लिक्विड को अगर आपको फ्लो करवाना है तो किसी ना किसी एक मोटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिए हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हार्ट है वो आपका मोटर है, एक पंप की तरह काम करता है। वो पंप की तरह ऐसे काम करता है कि आपके वो एक पंप के थ्रू पूरे शरीर में ब्लड को फैला देता है, देन वापस से अपने पूरे शरीर से ब्लड को जो है ब्लड को वापस से गेन भी कर लेता है। तो ये प्रोसीजर जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता है। तो इन चारों के बारे में हमने क्या देखा? सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स, क्योंकि हमारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है, और सेल्स को इवन हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी की यूनिट है। ये यूनिट है, यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं अपन। तो यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक पूरे सजीव की इकाई है ये। और ऐसी इकाइयाँ मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही है? आपकी टिश्यूज़ बना रही है। टिश्यू में हमने 4 तरह की टिश्यू पढ़ी, देन ऐसी बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जिसमें हमने किडनी, लिवर, हार्ट ये एग्जाम्पल्स में देखे। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक तरह का सिस्टम बनाते हैं, और इन सिस्टम के बारे में भी हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। अब हमको ज़रूरत है कि हम इस पर्टिकुलर एक एक सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो हमने चुना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को चुना है, कैसे इस तरह से काम करता है। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया है हमने कि किस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को किस तरह से सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है। और ये खुद तो कर नहीं सकती, ऑब्वियसली आपके बॉडी में कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे ज़रूर होंगे। यानी कि देखा जाए तो ये फिजिकली एंड केमिकली दोनों प्रोसीजर होते हैं, तभी पॉसिबल है कि आपका जो आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर सको। क्योंकि हम खाने में क्या खाते हैं? फूड में हम क्या खाते हैं? या तो चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, इन सब चीज़ों को खाते हैं, ऑयल खाते हैं, फैट्स खाते हैं। अब ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता ऐसे, तो इनको हमें क्या करना पड़ा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। अब सिंपल फॉर्म में कैसे होता है? जैसे आपने देखा कि ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज की लंबी चेन है, उसे अगर ब्रेक डाउन करना है तो आप पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स काम करेंगे और वो ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियस है कि जो स्टार्च है उससे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म माल्टोज है, देन आगे हम माल्टोज से भी आगे कन्वर्ट करने वाले हैं उसको। नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, आप इसको एक तरह से मान सकते हो कि ये खाली ड्रम है। क्या है ये? एक खाली ड्रम। ये खाली ड्रम की तरह है। अगर हम यहाँ मान के चले, ये अगर किसी का फेस है और ये हाथ पैर हैं, तो यानी कि आपके माउथ से लेकर जो एलिमेंट्री कैनाल है, मेन जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं। पहला तो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मतलब होता है आहार नाल। और उसके बाद जो आता है आप लोगों का होता है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड्स।
एक्सेसरी ग्लैंड मतलब होता है सहायक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? आहार नाल एक माउथ है, मान के चलो अगर ये किसी इंसान का फेस है तो ये माउथ है, और इस माउथ से शुरू होकर ये पूरा एनस तक, ये पूरा एनस तक, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। अगर हम इसे एनस लेते हैं तो ये आपका एनस यानी कि मलद्वार। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल किस तरह से अलग अलग शेप लेता है, कहाँ इसको क्या नाम देते हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे? दो पार्ट से मिलकर बना है। किससे? एक तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल अपने आप में पूरा एक ऑर्गन है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बने हैं। और दूसरा है आपका एक्सेसरी ग्लैंड, मतलब खाने को केवल आहार नाल के होने से कुछ नहीं होता, उसको पचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती है। और एक्सेसरी ग्लैंड में कौन आ जाता है? एक्सेसरी ग्लैंड में जैसे आपका लिवर है, लिवर जो है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिवर एक ऑर्गन है जो कि आपके खाने को पचाने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज मतलब होता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय से भी ऐसे ऐसे जूसेस और ऐसे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जिनके अगर ये नहीं होंगे तो शायद आपका फूड जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि हम जो देखते हैं हमारे बकल कैविटी में सलाइवा आता है, यानी कि जिसे अपन सलाइवा है, तो सलाइवा जो होता है वो सलाइवा का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, एक आपका लिवर भी काम करता है और एक आपका पैनक्रियाज भी काम करता है। इसके बारे में हम लिख ही लेते हैं। इसके जो ग्लैंड है इसमें आपका काम करेंगे एक तो सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। सेकंड जो होगा वो होगा आपका लिवर। लिवर मतलब यकृत। और थर्ड है आपका पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। लीवर, पैनक्रियाज ये दोनों ही एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, लेकिन इनकी सहयोगी अंग जरूर है, क्योंकि इनके बिना ये काम प्रोसीजर नहीं हो सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है, तो हम इसका डायग्राम बना के देखेंगे इसके आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल तो क्या है आपका, ये किसी फेस है अगर देखा जाए, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जो ये जो हिस्सा है यानी कि ये जो है ये आपका क्या है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल है मतलब नासा द्वार। ये जो है ये आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर है, ठीक है। अब आपका ये जो हिस्सा है ये क्या है आपका, माउथ। माउथ जो है वो इस तरह से खुलता है पूरा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ये दोनों जो होते हैं एक कॉमन पाथ पे ही आके मिलते हैं, मतलब आपका जो नाक है, नाक अब जो ब्रीथिंग प्रोसीजर करते हैं यानी कि इसका जो ये नेजल चैम्बर जो है ये भी वहीं खुलता है जहां आपकी बकल कैविटी खुलती है। तो मतलब आप जो सांस लेते हो और जो आपका खाना है वो दोनों कहीं ना कहीं जाके कॉमन पाथ पर मिलते हैं। अब इसमें क्या है, देखो ये दोनों एक कॉमन पाथ पर आकर ओपन होते हैं, मिलते तो नहीं है लेकिन ओपन जरूर होते हैं। इसे कहते हैं हम लोग फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि ये क्या है, आपके जो बकल कैविटी है और जो आपका नेजल चैम्बर है यानी कि नॉस्ट्रिल्स है, उन दोनों एक कॉमन पाथ में आकर खुलते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अब ये फेरिंग जो है वो आगे बढ़ता है, हालांकि फेरिंग्स के भी 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं नेजोफेरिंग्स, इस वाले हिस्से को कहते हैं ओरोफेरिंग्स और आगे वाले हिस्से को कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। इस चीज़ के बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग केवल एक कॉमन पाथ को ही देखते हैं। कॉमन पाथ में केवल आपका क्या आ रहा है, इसमें हम लोग मेन देख रहे हैं कि ये दोनों आके एक ही पाथ पर खुल रहे हैं, जैसे फेरिंग्स कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट जो है ये आगे जाएगा, अब ये जाके अपना रास्ता चेंज कर लेगी,
और आपका जो ये वाला हिस्सा है ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये फेरिंग्स आगे जाके दो भागों में बढ़ जाएगा। एक जो है ये आगे जाके आपका क्या बनाएगा, ट्रैकिया बनाएगा। ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब इसमें जितना भी सांस वाला जो आपके ब्रीदिंग वाला प्रोसीजर होगा वो ट्रैकिया के थ्रू ही होगा, यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपका क्या होता है, ट्रैकिया होता है। और जब इस फ्रंट वाले हिस्से के जो बैक वाला हिस्सा होता है वहां आपका होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली। ईसोफेगस यानी कि ईसोफेगस मतलब होता है ग्रास नली का। ठीक है, तो मतलब आहरण नाल के बारे में हम देखो शुरू कर चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं माउथ और नोज इन दोनों का कहीं ना कहीं एक कॉमन पाथ खुल रहा है जिसे हम फेरिंग्स कह रहे हैं। ये फेरिंग्स आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, जिसका फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है वो ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब आगे जाके ये आपके लंग्स में खुलने वाली है, ये जाके आपके लंग्स में खुलेगी क्योंकि इसमें आपका सारा ब्रीथिंग प्रोसीजर हो रहा है। और इसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या बनाता है, ईसोफेगस बनाता है। ठीक है, तो ईसोफेगस के अंदर हम लोग देखते हैं ये आगे ईसोफेगस किस में कन्वर्ट होने वाला है, ये ईसोफेगस आगे जाके एब्डोमिनल कैविटी जस्ट डायफ्राम के नीचे, अगर अपन ये मान के चले कि यहाँ पे मान के चलो एक डायफ्राम है, डायफ्राम, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे ये आपका आमाशय होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमक। आमाशय, तो ये जो है हिस्सा अपना आमाशय का हिस्सा है। और आमाशय जो है फिर बाद में जाके जो यू शेप की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यू शेप का स्ट्रक्चर है, ये यू शेप का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बिगिनिंग है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से शुरू हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि छोटी आंत, ये तीन हिस्से में बटा है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है डोडेनम, दूसरा हिस्सा इसे हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत, ये है आपका ग्रहणी। फिर आता है आपका जेजेनम, फिर आता है आपका इलियम। जेजेनम को मध्यांत्र कहते हैं और इलियम को शायद शुद्रांत कहते हैं हिंदी में। अब इसके अंदर क्या है, डोडेनम, जेजेनम और इलियम, ये वाले हिस्से कौन से हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आहरण नाल है वो आपका स्टोमक में जाके खुलता है। इसके लिए अपने को डायग्राम, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं अपन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं। एक तो आपका है डोडेनम, डोडेनम, एक है आपका जेजेनम और एक है आपका इलियम। डोडेनम मतलब होता है हिंदी में ग्रहणी, जेजेनम मध्यांत्र और इलियम शुद्रांत। अब इसके अंदर अगर हम डायग्रामेटिक वे में देखें तो डायग्राम में क्या जा रहा है, ये आपका आमाशय है, आमाशय में जो शुरू वाला यू शेप का होता है ये, इसे हम लोग कहते हैं डोडेनम, यानी ये ग्रहणी वाला हिस्सा है। आपके भोजन का मैक्सिमम जो पाचन होता है वो इसी हिस्से में होता है। यही बाद में नली आगे जाके ऐसे फोल्डेड, बहुत ज़्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है।
इस तरह से फोल्डेड, बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो फोल्डेड पड़ा रहता है। तो इसके अंदर जो हम लोग अगर देखें तो ये जो हिस्सा होता है, यानी कि आपका ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला तो क्या हो गया आपका डोडेनम वाला हिस्सा, और ये जो हिस्सा है ये जो आ रहा है, ये वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं जेजेनम। ये आपका जेजेनम। और इलियम वाला जो हिस्सा होता है, इलियम वाला हिस्सा, तो ये जेजेनम है और ये इलियम वाला हिस्सा है। इलियम मतलब आप समझ सकते हो कि इलियम जो होता है वो छोटी आंत का लास्ट हिस्सा है, लास्ट हिस्सा। यहाँ आने के बाद आपकी छोटी आंत खत्म हो जाती है, यानी कि छोटी आंत ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फोल्डेड हिस्से में बटी हुई रहती है, यानी कि फोल्डेड रहता है पूरा का पूरा ही। और यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो बिगनिंग वाला हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं, तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर क्या हिस्सा होता है, देखो इसके अंदर आपका होता है आपका 2C, यानी कि सी, इसका होता है कोलोन, इसका होता है सिकम, एंड आर मतलब रेक्टम। कोलोन, सिकम और रेक्टम। तो यहां जहां आपकी छोटी आंत खत्म हो रही है, यानी कि इलियम वाला हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म होता है वहां से आपकी बड़ी आंत शुरू हो जाती है। तो बड़ी आंत के अंदर ये जो है छोटा सा, ये जो आपको ये फॉर्म दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये जो छोटा फॉर्म है, और इस वाले हिस्से को हम लोग बोल रहे हैं कोलोन की शुरुआत। ये कोलोन की बिगनिंग स्टेज है। अब ये जो बड़ी आंत है ये कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ेगी, और फाइनली ये जो हिस्सा है ये आपका हो जाएगा एनस। मतलब बड़ी आंत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जा रही है इधर, देन ये। तो कोलोन जो है, कोलोन के 3 हिस्से हो जाएंगे, कोलोन के 3 हिस्से हो जाएंगे। एक होगा आपका असेंडिंग, एक होगा आपका ट्रांसवर्स और दूसरा होगा डिसेंडिंग। मतलब असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, एंड फाइनली आपका होगा डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, कोलोन की शुरुआत यहां से हो रही है, तो कोलोन की शुरुआत यहां से हो रही है, यहां लिख देते हैं इसे। ये आपका कोलोन है, ये आपका है वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो कोलोन शुरू हो रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसे बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। तो ये जो हिस्सा है वो है आपका असेंडिंग कोलोन। ये जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो हिस्सा है ये, इसे हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और फाइनली जो आपका है सिकम और रेक्टम,
तो सीकम और रेक्टम भी इसी के अंदर आ जाएंगे। सीकम में यहाँ पर आपका है रेक्टम वाला हिस्सा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से, ये स्टोमक है आपका, इसको स्टोमक लिख देते हैं यहाँ। फिर आपका ग्रहणी शुरू होता है, ये यू शेप का जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी। फिर उसके बाद यहां जो पहला वाला फोल्ड आ रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं जेजेनम। और फिर उसके बाद यहां बहुत सारे मल्टीपल फोल्डेड के बाद जो फाइनल वाला हिस्सा आता है इसे हम लोग कहते हैं ये वाला जो है हिस्सा आपका, इसे हम लोग कहेंगे इलियम। इलियम का एक्चुअली यहां पे इलियम। तो यहां आपका आ जाएगा इलियम, और इलियम जहां खत्म हो रहा है उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। कोलोन के 3 हिस्से होते हैं, कोलोन के 3 हिस्से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब आरोही होता है, ट्रांसवर्स मतलब होता है अनुप्रस्थ, और उसके डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपका ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है तो असेंडिंग, देन फ्लैट है ट्रांसवर्स, एंड नीचे डाउन तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग। ये जब आपका होता है, फिर लास्ट में जो हिस्सा आता है वो आपका है रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर आपका जो आ रहा है ये एनस वाला हिस्सा। एनस यानी कि होता है मलद्वार, ये मलद्वार हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है।